अब हम साक्ष्य अधिनियम में धारा 108 जो मृत्यु की उपधारणा है, मृत्यु की उपधारणा, अभी हमने पिछले लेक्चर में जीवित की उपधारणा या जीवन की उपधारणा के प्रावधानों को देखा था। अब हम मृत्यु की उपधारणा को देखेंगे कि मृत्यु की उपधारणा से क्या तात्पर्य है। अब जरा धारा 108 के प्रावधानों को हम देख लें। कोई व्यक्ति जीवित है कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ ना सुना है, जो यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। साबित करने का भार कि वह जीवित है उस पर होगा जो उसे प्रतिज्ञात करता है, अब इन प्रावधानों को जरा देखें जो धारा 108 में बताए गए हैं कि मृत्यु की उपधारणा। कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ ना सुना है, जो यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, उसके बारे में 7 वर्ष से उन्होंने कुछ ना सुना है, जो यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकता सुना होता। साबित करने का भार कि वह जीवित है उस पर होगा जो प्रतिज्ञात करता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति जीवित है या मर गया है, अगर 7 वर्ष से उसके बारे में जो उसके पड़ोसी हैं, जो नात रिश्तेदार हैं, जो उसके सगे संबंधी हैं, जो स्वाभाविकता उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं, अगर उन्होंने उसके बारे में 7 वर्ष से कुछ नहीं सुना है या उसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने जो सामान्यता यानी जो स्वाभाविकता सुने होते, जो जानते होते, जो स्वाभाविकता उसके बारे में जानते होते, जो उसके परिचित इष्ट मित्र उसके सगे संबंधी हैं, अगर उन्होंने 7 वर्ष से उसके बारे में कुछ भी ना सुना हो, उसके बारे में किसी प्रकार की कोई सूचना ना हो, तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की उपधारणा मानी जाएगी और वही व्यक्ति से साबित करेगा जो प्रतिज्ञात करता है कि व्यक्ति की मृत्यु
हो चुकी है। तो प्रतिज्ञात करने वाला व्यक्ति ही इस बात को साबित करने की जो लायबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वह उसी व्यक्ति के ऊपर होगी जो मृत्यु की उपधारणा को साबित करना चाहता है। तो यह उसे ही साबित करना होगा कि 7 वर्षों से इस व्यक्ति के बारे में कुछ भी नहीं सुना गया है, न जाना गया है, जो सामान्यतः समझा या जाना जाता है। तो ये हमारा मृत्यु की उपधारणा साक्ष्य अधिनियम 108। धारा 109 भागीदारों भूस्वामी और अभिधारी मालिक और अभिकर्ता के मामले में सबूत का भार उस पर होगा जो उसे प्रतिज्ञात करता हो। यहां देखिए कुछ संबंधों के बारे में बताया गया है धारा 109 में कि वो भागीदारों के बीच हो, भूस्वामी और अभिधारी के बीच में हो, या मालिक और अभिकर्ता के बीच में हो। तो यह सबूत का भार उस व्यक्ति पर होगा जो ये प्रतिज्ञात करता हो, जो इन संबंधों को प्रतिज्ञात करता हो। उसी व्यक्ति को यह साबित करना होगा कि ये भागीदारी भूस्वामी और अभिधारी या मालिक और अभिकर्ता का संबंध है। ये बात धारा 109 में कही गई है। यहाँ पर विशिष्ट संबंधों को साबित करने की बात उसी व्यक्ति पर होगी जो इन विशिष्ट संबंधों को प्रतिज्ञात कर रहा हो, जो इसे साबित करना चाहता हो, इनके बारे में कह रहा हो, उसी व्यक्ति को ये बात साबित करनी पड़ेगी। ये है धारा 109। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 110 स्वामित्व का सबूत। स्वामित्व का सबूत, अब इसके प्रावधानों को देखिए। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है, ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है,
दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, उस व्यक्ति पर है जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है। अब स्वामित्व के सबूत का भार देखिए किस पर होता है, यानी किसी भी संपत्ति पर किसी का स्वामित्व है या नहीं है, इस बात को साबित करने की जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर होती है, उसको जरा देखें धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार। जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है। यहां देखिएगा, क्या कोई व्यक्ति किसी ऐसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना बताया गया है या दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है। अगर कोई इस बात को स्वामी खंडन करना चाहता हो कि वह अमुक वस्तु का स्वामी नहीं है, तो उस व्यक्ति को प्रतिज्ञात करता है, जो व्यक्ति इस बात को प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है, उसे ही इसको साबित करना पड़ेगा। फिर से सुनिए इसको, कि अगर कोई प्रश्न इस प्रकार का है कि कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना बताया गया है, यानी उस पर कब्जा रखा हो। ए नामक व्यक्ति, अगर कोई हम उदाहरण के तौर पर लें, ए नामक एक व्यक्ति है जो किसी वस्तु बी पर उसका कब्जा है, ए का कब्जा बी नामक वस्तु पर है, तो सी कहता है कि ए की वस्तु बी नहीं है, बी नामक जो ये वस्तु है वो ए की नहीं है, इसका जो कब्जा है वो अवैध तरीके का है। तो ये जो इसका बी जो सी ये बात कह रहा है कि बी नामक वस्तु ए की नहीं है, ये साबित करने की जिम्मेदारी सी की होगी। उसे इन प्रमुख साक्ष्यों के तहत यह साबित करना पड़ेगा कि जिन संपत्ति के बारे में वो कह रहा है कि वो एक ही नहीं है, उन साक्ष्यों के तहत सी को ये साबित करना पड़ेगा कि ये संपत्ति एक ही नहीं है। स्वामित्व का सबूत ये रहा धारा 110। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 111 सद्भाव का सबूत। सद्भाव का सबूत। अब धारा 111 के प्रावधानों को जरा देखिए, जहां की उन पक्षकारों के बीच में समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें से एक
दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति, सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां पर समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। अब चलिए सद्भाव का सबूत, धारा 111, जहां की उन पक्षकारों के बीच में समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां पर समव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। यहां पर कुछ शब्दों को ध्यान रखना होगा। जहां की उन पक्षकारों के बीच में समव्यवहार के समव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, वहां पर यह सक्रिय विश्वास, यहां ध्यान दीजिए कि संबंध कैसा है, सक्रिय विश्वास का संबंध है। दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनके बीच में एक सक्रिय विश्वास का संबंध है और उस विश्वास के तहत वो क्या करते हैं, समव्यवहार करते हैं। कैसे, सद्भाव में। अगर ऐसा समव्यवहार सक्रिय विश्वास में सद्भावना पूर्वक किया जाता है तो ये साबित करने की जिम्मेदारी कि पक्षकार जो सक्रिय विश्वास में है उस पर होती है। जो सद्भाव का सबूत देना चाहता है, जिस पर सक्रिय विश्वास, जिस पक्षकार पर सक्रिय विश्वास की जो स्थिति में हो, उस पर यह साबित करने की जिम्मेदारी होती है कि वह सद्भाव का सबूत दे। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कक्षीकार और अटार्नी, कक्षीकार और अटार्नी का जो संबंध होता है, कक्षीकार और अटार्नी, इनका जो संबंध होता है वो सक्रिय विश्वास का संबंध होता है। अब इस सक्रिय विश्वास के तहत समव्यवहार, ये सद्भाव पूर्वक कोई समव्यवहार उन्होंने किया है, तो यहां पर साबित करने की जो जिम्मेदारी होगी वो अटार्नी के ऊपर होगी। अगर कक्षीकार ने कोई अपनी संपत्ति अटार्नी को दे दी है तो यह साबित करने का भार अटार्नी पर होगा कि सद्भाव पूर्वक समव्यवहार में सक्रिय विश्वास के तहत उसे संपत्ति दी गई है। तो अटार्नी यहाँ पर मुख्य, क्योंकि ये जो अटार्नी है वो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है। कक्षीकार को मतलब ये हो सकता है कि अटार्नी उसको मजबूर कर सकता है, धमका सकता है,
ठीक है। लेकिन अब ऐसी स्थिति में ये साबित करने की जिम्मेदारी कि ये सद्भाव पूर्वक किया गया है, जो संव्यवहार किया गया है पक्षीकार के साथ वो सद्भाव पूर्वक किया गया है। अगर यह साबित कर देता है अटार्नी तो माना जाएगा कि ये जो व्यवहार है इनका वह उचित है। यानी सद्भाव का सबूत देने की जो जिम्मेदारी साक्ष्य अधिनियम की धारा 111 में बताई गई है वह है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में जो भी पक्षकार होगा, जैसे पिता पुत्र का भी संबंध ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, तो अगर पिता पुत्र के बीच में किसी संव्यवहार की बात की गई है तो साबित करने की जिम्मेदारी पिता की हो जाती है। पिता को ही यह साबित करना होगा कि सद्भाव पूर्वक संव्यवहार उसने अपने पुत्र के साथ किया है। जैसे यहाँ हमने आपको अटार्नी और कक्षीकार के बारे में बताया है। इस तरीके से हमारा धारा 111 सद्भाव का सबूत यहाँ पर पूरा होता है। साक्ष्य अधिनियम का एक चैप्टर जो है हमारा यहाँ पर पूरा हो जाता है, जो 6 सेमेस्टर के सिलेबस में हमें उल्लिखित है। और अगले लेक्चर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे।